हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे पुतिन से हाथ मिला, रूस से डबल गेम खेल रहे तुर्की का खलीफा एर्दोगन। यूक्रेन की तस्वीर ने चौंका दिया। बताएंगे दोस्तों कैसे रशिया को धोखा दे रहा है तुर्की। तो वहीं बताएंगे बोइंग ने कराई भारतीय इंजीनियरों की मौज, चीन के मुकाबले 20 गुना ज्यादा कर रहा है ये काम। हर भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर। तो वहीं एक बार फिर चीनी कंपनियों पर केंद्र सरकार की बड़ी स्ट्राइक। बताएंगे क्या एक्शन लिया भारत की मोदी सरकार ने। तो वहीं दोस्तों लोकसभा 2024 के इलेक्शन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद फिर एक बार आ गई है दुनिया भर के नेताओं में सबसे लोकप्रिय नेता कौन है, उसके लिस्ट आ चुकी है। क्या इस बार भी प्रधानमंत्री नंबर 1 पर है या नहीं है, और नहीं है तो कौन है 1 नंबर पर। दोस्तों सबसे बड़ी जानकारी आपको बताएंगे। तो वहीं अयोध्या में उपचुनाव होने वाले हैं। बताएंगे किसने ये बड़ा बयान देकर के चौंका दिया है सबको। एक से एक बड़ी खबर बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का और भारतीय सेना का पुरजोर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पुतिन से हाथ मिला, रूस से डबल गेम खेल रहे तुर्की के खलीफा एर्दोगन। यूक्रेन की तस्वीर ने सबको चौंका दिया। बताते तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन दुनिया में खुद को सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा होशियार समझने की भूल कर रहे हैं। दोस्तों वो दुनिया में जारी हर विवाद में खुद के देश की टांग अड़ाकर दोनों तरफ से फायदा कमाना चाहते हैं, ट्रेंड में बने रहना चाहते हैं। कुछ साल पहले ऐसी ही एक कोशिश में अमेरिका ने उन्हें सबक सिखाया था, जब जो बाइडेन ने रूसी S-400 सिस्टम खरीदने के कारण तुर्की को F-35 परियोजना से बाहर कर दिया था। इसके बावजूद अब वो उसी तरीके से रशिया को धोखा देने की कोशिश में है। दरअसल खुद को रूस का हमदर्द बताने और यूक्रेन के साथ शांति वार्ता में बिन बुलाए मध्यस्थता की कोशिश करने वाले एर्दोगन के देश तुर्की ने रूस के सबसे बड़े दुश्मन यूक्रेन को दूसरे कॉर्वेट की डिलीवरी कर दी है। ऐसी संभावना है कि इस कॉर्वेट का इस्तेमाल रशिया के खिलाफ युद्ध में किया जाएगा। जी हां दोस्तों, यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अपनी वेबसाइट पर घोषणा करके बताया है कि यूक्रेन की प्रथम महिला ओलेना जोलेंस्का तुर्की की यात्रा के दौरान एडा क्लास कॉर्वेट के लॉन्चिंग समारोह में शामिल हुई। यूक्रेन के पास पहले से मौजूद कॉर्वेट का भी समुद्री परीक्षण चल ही रहा है। तुर्की के एडा क्लास जहाज आमतौर पर विमानों, अन्य जहाजों और पनडुब्बियों पर हमला करने में सक्षम होते हैं। यूक्रेन की समुद्री सीमा काला सागर, ओग, अजोव सागर से मिलती है। फरवरी 2022 में रूस के आक्रमण के समय उसके पास छोटी नौसेना थी, लेकिन इस देश ने बिना चालक वाले छोटे समुद्री ड्रोन विकसित किए हैं, जिन्होंने रूस की काला सागर फ्लीट को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। यानी कि दोस्तों एक तरफ व्लादिमीर पुतिन यानी रूसी राष्ट्रपति को बताने की कोशिश कर रहा है तुर्की के एर्दोगन कि हम तुम्हारे हिमायती, और वही दूसरी तरफ यूक्रेन की मदद कर रहा है जो कि रशिया को धोखा देने की कोशिश की जा रही है। यानी डबल गेम खेलता नजर आ रहा है तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन। ऐसे में इनकी दोगली नीति के लिए आपकी क्या राय होगी दोस्तों, तो वही बता दें। बोइंग ने कराई भारतीय इंजीनियरों की मौज, चीन के मुकाबले 20 गुना ज्यादा कर रहा भर्ती। क्या है कारण, बता दें। अमेरिकी कंपनी बोइंग एरोस्पेस चीन के मुकाबले बड़ी संख्या में भारतीय इंजीनियरों की भर्ती कर रहा है। माना यह जा रहा है कि अमेरिका दुनिया भर में बढ़ते तनाव के बीच चीनी विशेषज्ञता पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार बोइंग भारत में चीन की तुलना में लगभग 20 गुना ज्यादा इंजीनियरों को नियुक्त कर रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 31 जुलाई तक बोइंग करियर वेबसाइट ने चीन में केवल 5 नौकरियों के अवसर दिखाए हैं, जिनमें से 3 इंजीनियरिंग में थे। इसके विपरीत भारत में 83 नौकरियों के मौके थे, जिनमें से 58 इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए थे। ये असमानता कम से कम 2 सप्ताह से अस्थिर बनी हुई है। जी हां, बोइंग के वर्तमान रोजगार आंकड़े इस प्रवृत्ति को और उजागर करते हैं। बोइंग के चीन में लगभग 2200 कर्मचारी है, जबकि भारत में 6000 से अधिक हैं। जबकि फैक्ट यह है कि भारत का कुल कमर्शियल एविएशन फ्लीट चीन के आकार का केवल 6वां हिस्सा है। जी हां दोस्तों, वास्तव में भारतीय इंजीनियरों की मौज करा दी है बोइंग ने। इसमें बोइंग को थैंक यू कहना मत भूलेगा आप लोग। तो वहीं बता दे, बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा, कल में 93 की मौत की बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, पड़ोसी देश बांग्लादेश से एक बार फिर हिंसा की खबरें सामने आई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार रविवार को बांग्लादेश में भड़की हिंसा में 93 लोगों की मौत की खबर आ रही है और सैकड़ों लोग घायल हो गए। यहाँ छात्र प्रदर्शनकारी, पुलिस और सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं की बीच भिड़ंत हो गई थी। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे हजारों प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी और स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। सरकार ने रविवार शाम 6 बजे से अनिश्चितकालीन राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू की घोषणा कर दिया। पिछले महीने शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पहली बार सरकार ने यह कदम उठाया। दोस्तों बांग्लादेश में छात्र सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली को खत्म करने की मांग को लेकर 1 महीने से अधिक समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों के इस आंदोलन में पहले भी हिंसा भड़क चुकी है और अब तक देश भर में कम से कम 200 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। विरोध
प्रदर्शनों का केंद्र राजधानी ढाका रहा है। तो वहीं बता दें, हानिया की हत्या के बाद ईरान का जबरदस्त पलटवार, इजराइल पर मिसाइल अटैक के बाद रेड अलर्ट कर दिया जारी। जी हां, ईरान की राजधानी तेहरान में हमास लीडर इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। रविवार तड़के लेबनान की तरफ से इजराइल में दर्जनों मिसाइलें दागी गई। इस दौरान लगातार सायरन की आवाजें भी सुनाई देती रही। इसके बाद इजराइल ने पूरे देश में रेड अलर्ट जारी कर दिया। हालांकि उसका दावा है कि सभी मिसाइलों को आयरन डोन ने आसमान में ही नष्ट कर दिया है। लेबनानी नागरिक हमादा अल हरज ने कहा कि मुझे इस्माइल हानिया की मौत के बारे में पता चला तो दुख हुआ। उनकी मृत्यु दिल दहला देने वाली थी। वो एक सम्मानित व्यक्ति थे। उनकी हत्या सबसे बड़ी गलती थी। उनकी उपस्थिति गाजा के लिए बहुत जरूरी थी। उन्होंने युद्ध का विरोध किया और गाजा में युद्ध विराम के लिए काम किया। ये मध्यस्थों के इरादों पर निर्भर करता है कि युद्ध विराम होगा कि नहीं। तो वहीं बता दें, एक बार फिर चीनी कंपनियों पर केंद्र सरकार की बड़ी स्ट्राइक लोन और जॉब्स के नाम पर लगा रही थी ये चूना। जी हां, केंद्र सरकार ने एक बार फिर चीनी कंपनियों पर स्ट्राइक करने की तैयारी की है। सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ महीनों में करीब 400 कंपनियों पर बैन लग सकता है। इन कंपनियों पर अवैध तरीके से काम करने के आरोप लगे हैं। दरअसल कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय MCA ने 17 राज्यों में चीनी कंपनियों को ऑनलाइन और जॉब्स के क्षेत्र में शामिल होने का आरोप में 3 महीनों के अंदर बंद करने का निर्णय किया है। ये फैसला 17 राज्यों में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में लागू होगा। एक सरकारी अधिकारी के हवाले से ये जानकारी दी गई है। दोस्तों, MCA ने इन कंपनियों पर उनकी स्थापना और वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपों की जांच किया। इसके साथ ही 30 से 40 अन्य चीनी कंपनियों, जिनमें मोबाइल स्क्रीन और बैटरी निर्माता की जांच का भी आदेश दिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि लगभग 600 चीनी कंपनियों की जांच पूरी हो चुकी है। इसमें से 300 से 400 कंपनियों को बंद किया जाएगा। इनमें लोन एप्लीकेशन और ऑनलाइन जॉब कंपनियां शामिल है। यानी एक बार फिर चीनी कंपनियों पर मोदी सरकार की पड़ने वाली है स्ट्राइक। तो वहीं बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में 69% अप्रूवल रेटिंग मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति टॉप 10 में भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हर एक भारतीय के लिए फिर से ये प्राउड का मूवमेंट निकलकर सामने आया है। खुशखबरी भरी खबर, जहां भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। मॉर्निंग कंसल्ट नाम की ग्लोबल डिसीजन इंटेलिजेंस फर्म ने दुनिया के 25 देशों के प्रमुखों की अप्रूवल रेटिंग जारी की है। इस लिस्ट में 69% रेटिंग के साथ पीएम नरेंद्र मोदी जी पहले स्थान पर हैं। लिस्ट में दूसरा स्थान मैक्सिकी राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल लोपेज ओब्राडोर को मिला है। उनकी अप्रूवल रेटिंग 60% रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन टॉप 10 नेताओं में भी शामिल नहीं है। 39% अप्रूवल रेटिंग के साथ वे 12वें नंबर पर है। वहीं 25वां यानी आखिरी स्थान जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा को मिला। उनकी रेटिंग 16% रही। आपको बता दें, इससे पहले फरवरी में 78% की अप्रूवल रेटिंग के साथ पीएम नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता रहे थे। मॉर्निंग कंसल्ट का यह सर्वे 30 जनवरी से 5 फरवरी के बीच जुटाए गए डेटा पर आधारित था। तब भी मैक्सिकी राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल लोपेज ओब्राडोर दूसरे स्थान पर थे। उनकी रेटिंग 64% थी। जी हाँ दोस्तों, बाकी ये पूरी लिस्ट आप देख पा रहे होंगे। आपको बता दें, 10वें स्थान पर जॉर्जिया मेलोनी है। जॉर्जिया मेलोनी दोस्तों वो भी इसीलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी केमिस्ट्री काफी ज्यादा मिलती और ट्रेंडिंग में बनी रही है, जो कि वाकई में जॉर्जिया मेलोनी के लिए बड़ी ही पॉजिटिव खबर है कि वो 10वें स्थान पर आ चुकी हैं। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होगी कमेंट में लिख कर बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन साथ में भारी मात्रा में हर कोई कांग्रेचुलेशन पीएम मोदी जी कहना मत भूलिएगा दोस्तों इस बड़ी खुशखबरी के लिए। तो वहीं आपको बता दें, ट्रंप को राष्ट्रपति बनवाना चाहते हैं किम जोंग उन। उम्मीद है कि वे नॉर्थ कोरिया पर लगे प्रतिबंध को हटाएंगे। ट्रंप ने कहा था, मुझे मिस करते होंगे तानाशाह। बता दें, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन चाहते हैं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ही राष्ट्रपति बने। क्यूबा में नॉर्थ कोरिया के डिप्लोमेट रह चुके री इल क्यू ने बीबीसी को इसकी जानकारी दी। री इल ने कहा कि नॉर्थ कोरिया अब भी यही मानता है कि ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका से न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के लिए समझौता करना ज्यादा आसान होगा। दरअसल पिछले महीने रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, मुझे लगता है कि किम जोंग मुझे मिस कर रहे होंगे। वे भी यही चाहते हैं कि मैं राष्ट्रपति बनूं। नॉर्थ कोरिया के पूर्व डिप्लोमेट री इल के मुताबिक किम जोंग ट्रंप के साथ इसी गर्मजोशी का इस्तेमाल करके अमेरिका के साथ समझौता करने की कोशिश करेंगे। तो वहीं बता दें, जंग हुई तो ईरान इजराइल ही नहीं बल्कि इन देशों के बीच भी होगी आर पार की लड़ाई। मिडल ईस्ट में क्या मंडरा रहा विश्व युद्ध का खतरा। बता दें, हमास प्रमुख की हत्या के बाद से ईरान और इजराइल के बीच में माहौल लगातार गर्म हो रहा है। इजराइल ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी तो नहीं ली है, लेकिन वैश्विक जगत ने इस घटना के लिए इजराइल को ही जिम्मेदार मान लिया है। ईरान के सर्वोच्च लीडर खामेनेई ने भी इजराइल के खिलाफ अपनी सेना को हल्ला बोलने का ऑर्डर दे दिया है। अब सवाल यह है कि इस युद्ध में इजराइल और ईरान की तरफ से कौन से देश और समूह हैं जो शामिल होंगे। इसका जवाब पिछले महीने अमेरिका पहुंचे इजराइल के प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने दिया अमेरिका। कांग्रेस में खड़े होकर नेतन्याहू ने कहा था कि वो मिडिल ईस्ट में एक नए अब्राहम अलायंस की संभावना को देखते हैं। नेतन्याहू द्वारा सुझाया गया कि अब्राहम अलायंस अब्राहम अकॉर्ड का ही विस्तार है। अमेरिका की मध्यस्थता में की गई संधि का उद्देश्य इजराइल और अरब देशों के बीच में संबंधों को बेहतर करना था। कई अरब देशों ने इस संधि को स्वीकार भी कर लिया था और इसी के आधार पर अमेरिका ने चीन के BRI का विकल्प भी खोज निकाला था। नेतन्याहू इसी संधि का सहारा लेकर इजराइल के वर्तमान और भविष्य के राजनयिक साथियों को ईरान और उसके प्रॉक्सी गुटों के खिलाफ एकजुट करना चाहते हैं। तो वहीं बता दें, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर केंद्र सरकार ने दिए संकेत, हो सकते हैं 4 सबसे बड़े बदलाव। AIMPLB ने कहा ये नहीं करेंगे बर्दाश्त। क्या है खबर बता दें, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। इस बिल को पेश करने की तारीख अभी तय नहीं की गई है। कुछ मुस्लिम मौलवियों की ओर से ये बेतुका बयान देकर खतरनाक नैरेटिव बनाया जा रहा है। ये मौलवी कह रहे हैं कि मुसलमानों की जमीन छीन ली जाएगी। वहीं मुस्लिम महिलाएं और आम मुसलमान पूछ रहे हैं कि सरकार मौजूदा वक्फ अधिनियम में बदलाव क्यों नहीं कर रही है। मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि वक्फ एक्ट में कोई भी बदलाव कबूल नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये स्पष्ट करना आवश्यक समझता है कि वक्फ एक्ट 2013 में कोई भी ऐसा बदलाव जिससे वक्फ संपत्तियों की हैसियत और प्रकृति बदल जाए या उन्हें हड़पना सरकार या किसी व्यक्ति के लिए आसान हो जाए, हरगिज कबूल नहीं होगा। इसी तरह वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम या सीमित करने का भी कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों, अगर आप इस अधिकारी के बयान का और एक्शन का सराहना करते तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, वक्फ बिल पर इमाम इलियासी का बयान कहा कि संशोधन प्रक्रिया का हिस्सा है जो समय समय पर होता रहा है। उन्होंने कहा कि वक्फ एक्ट में पहले भी संशोधन किए गए हैं। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वक्फ की गरिमा को ठेस ना पहुंचे। संशोधन करना समय की मांग है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। जब पिछली सरकारों के दौरान संशोधन किए गए थे तो असदुद्दीन ओवैसी या अन्य विपक्षी नेताओं ने क्या कहा था, विपक्ष को हर चीज पर विरोध नहीं करना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं बल्कि चर्चा होनी चाहिए, कहना है इमाम इलियासी का। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनती है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर केंद्र ने जो संकेत दिए हैं, इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताइएगा जरूर। तो वहीं बता दें, जेल में बंद इमरान खान ने कहा पाकिस्तान की सेना मांगे मुझसे माफी। ऐसा क्यों कहा, आपको बता दें, जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पिछले साल 9 मई को उनकी गिरफ्तारी के बाद भड़के दंगों के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया और कहा है कि सेना को उनसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि हिंसा के दिन पाकिस्तानी रेंजर्स ने उनका अपहरण कर लिया था। जी हां, इमरान खान को 9 मई 2023 को भ्रष्टाचार के एक मामले में पेशी के दौरान इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर से पाकिस्तानी रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के समर्थकों ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया और दंगे भड़क उठे थे। इससे देश भर में नागरिक और सैन्य प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचा था। सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल अहमद शरीफ ने इस वर्ष 7 मई को कहा था कि PTI के साथ कोई भी बातचीत हो सकती है बशर्ते पार्टी उनकी अराजकता की राजनीति के लिए माफी मांगे। इस बयान के बाद विभिन्न क्षेत्रों से ये मांग उठी है कि इमरान खान की पार्टी को काला दिवस हिंसा के लिए माफी मांगनी चाहिए। जी हाँ, अब ऐसे में इमरान खान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि 9 मई की हिंसा के लिए माफी मांगने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर से एक मेजर जनरल के नेतृत्व में रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था। इमरान खान ने कहा कि उल्टा सेना को उनसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि हिंसा के दिन पाकिस्तानी रेंजर्स ने उनका अपहरण कर लिया था। तो वहीं दोस्तों बता दें, F-16 यूक्रेन को मिलने को लेकर खबर, यूक्रेन को मिला है पहला F-16 लड़ाकू विमान। जेलेंस्की ने कहा थैंक यू अमेरिका, जिससे भड़क गया रशिया। बता दें, यूक्रेन को पश्चिमी देशों से पहला F-16 लड़ाकू विमान मिल गया है। इस विमान को एक गुप्त स्थान पर यूक्रेनी वायुसेना में शामिल किया गया है। इससे यूक्रेनी सेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होने की उम्मीद है। F-16 एक अमेरिकी लड़ाकू विमान है, लेकिन इस विमान को डेनमार्क और नीदरलैंड में से किसी एक देश ने यूक्रेन को सौंपा है। यूक्रेन ने विमान सौंपने वाले देश के नाम का खुलासा नहीं किया है। हालांकि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका, डेनमार्क और नीदरलैंड का शुक्रिया अदा जरूर किया है। वहीं रशिया ने F-16 को लेकर पश्चिमी देशों को धमकी तक दे डाली। जी हाँ, रूस ने यूक्रेन को F-16 की आपूर्ति को लेकर पश्चिमी देशों के खिलाफ सख्त नाराजगी जताई है। रशिया ने कहा कि यूक्रेन को मिले F-16 अगर रूसी जमीन पर हमला करते हैं तो इसे नाटो देशों की युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी। ऐसे में रशिया जवाबी हमला करने के लिए स्वतंत्र होगा। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूसी वायुसेना ने यूक्रेन में अपने सैन्य अभियानों में लड़ाकू विमानों को बढ़ाया है और एंटी एयरक्राफ्ट हथियारों को भी तैनात किया है। तो दोस्तों मैं बता दें, भारतीय हथियारों का दीवाना हुआ ब्राजील भेज रहा है बड़ी टीम। कौन सी होगी डील, बता दें, भारत और ब्राजील रक्षा संबंधों की नई पटकथा लिखने को तैयार है। इस महीने ब्राजील का 2 उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत का दौरा करने वाले हैं। इसमें ब्राजील की नौसेना के कमांडर, सशस्त्र बलों के कमांडर और कई अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारी शामिल है। संभावना है कि इस यात्रा के दौरान भारत और ब्राजील के बीच रक्षा क्षेत्र में कई बड़े समझौते हो सकते हैं। इनमें ब्रह्मोस मिसाइल के अलावा आकाश एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और स्कॉर्पियन पनडुब्बी
युबी की मेंटेनेंस जैसे समझौते शामिल हो सकते हैं। इस डील के बाद ब्राजील दक्षिण अमेरिका में भारत का बड़ा रक्षा सहयोगी बन सकता है। तो दोस्तों बता दें, कमाला हैरिस ने ठुकराई प्रेसिडेंशियल डिबेट को लेकर ट्रंप की पेशकश पूर्व राष्ट्रपति ने की थी जगह बदलने की मांग। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच खींचतान तेज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने हैरिस से सार्वजनिक बहस के लिए उन्हें नई चुनौती दे डाली, जिस पर कमला हैरिस भड़क गई। उन्होंने लीग से हटकर बहस के एक नए मंच पर सामने आने से साफ इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि ट्रंप एबीसी न्यूज के बजाय फॉक्स न्यूज पर बहस चाहते हैं, लेकिन कमला हैरिस ने इसे मानने से इनकार कर दिया। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की उस पेशकश को ठुकरा दिया है, जिसमें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की पारंपरिक बहस को स्थगित करने को कहा गया था। मीडिया में रविवार को ये जानकारी दी गई। तो वहीं आपको बता दें, मालदीव में पर्यटकों की कमी के बाद लाइन पर आए मोहम्मद मुइजू भारत फिर से आया इनको याद, वेलकम इंडिया को है तैयार। जी हां, भारतीयों पर्यटकों के मालदीव से दूरी बना लेने के बाद से चीन परस्त मुइजू सरकार की अकल ठिकाने आ गई है। यही वजह है कि मालदीव के विदेश मंत्री इब्राहिम फैजल भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 6 दिनों के भारत दौरे पर हैं। इसमें वो दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई में वेलकम इंडिया के तहत रोड शो आयोजित कर रहे हैं। साथ ही राजनेताओं से लेकर फिल्म और कला जगह की हस्तियों से मुलाकात भी कर रहे हैं। इस अभियान को मालदीव मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशंस कॉर्पोरेशन ने शुरू किया है, जिसके उद्देश्य मालदीव के पर्यटन बाजार में भारत की वापसी कराना है। मालदीव की कोशिश भारत को एक बार फिर से टॉप पर लाने की है। जी हां, MMPRC के डायरेक्टर इब्राहिम श्यूरी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि वर्तमान में संख्या के आधार पर टॉप 10 विदेशी पर्यटकों की सूची में भारत 6वें स्थान पर है। इस साल सबसे ज्यादा चीनी पर्यटक मालदीव पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि मालदीव के पर्यटन उद्योग में कई सालों से भारत का विशेष योगदान रहा है। कोविड महामारी के दौर में भी भारत ने अहम भूमिका निभाई थी। दिलचस्प बात यह है कि मालदीव जाने वाले पर्यटकों में पिछले कई सालों तक भारतीय पहले नंबर पर होते थे, लेकिन इस साल ये संख्या तेजी से कम हुई। ऐसे में बेशक ये मालदीव के लिए बहुत बड़ा झटका होगा कि भारतीय पर्यटक कम हो गए हैं, लेकिन अगर अपने एंड से सोचे दोस्तों, भारत के एंड से सोचे तो इससे क्लियर पता चल चुका है कि आज एक एक भारतीयों के अंदर देशभक्ति हुआ करता था, देशभक्ति हुआ करता है और आगे भी देशभक्ति रहेगी। ऐसे में मेरा भारत महान, जय हिंद जय भारत कहना मत भूलिएगा कमेंट में दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, अमेरिका ने यमन में हूती मिसाइल को किया नष्ट, फिर भी हरकतों से बाज नहीं आया, 2 जहाजों को बना दिया निशाना। जी हां, इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद यमन के हूती विद्रोही जहाजों को निशाना बना रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देश खुले शब्दों में चेतावनी भी दे चुके हैं, लेकिन हूती अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इस बीच अमेरिकी सेना ने बताया कि उसने हूती नियंत्रित क्षेत्र में ईरान समर्थित हूती मिसाइल लॉन्चर को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है। तो वहीं बता दें, आरोपी मोइन खान के लिए अफजाल अंसारी का चौंकाने वाला बयान, कहा अयोध्या में उपचुनाव होने वाले हैं। जी हां, अयोध्या में नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप मामले में आरोपी सपा नेता मोइन खान को लेकर गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश में जघन्य अपराधों की वृद्धि हुई है। अब ये सवाल है कि अयोध्या की घटना को इतना हाईलाइट क्यों किया जा रहा है। अयोध्या में उपचुनाव होने वाले हैं, इसीलिए बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है ताकि उसको फायदा मिल सके। अयोध्या गैंगरेप पर समाजवादी पार्टी सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि अखिलेश यादव इस विषय पर अपना वक्तव्य दे चुके हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश में जघन्य अपराधों की वृद्धि हुई है। अब सवाल यह है कि अयोध्या की घटना को इतना हाईलाइट क्यों किया जा रहा है। अयोध्या में उपचुनाव होने वाले हैं, बीजेपी उसका फायदा उठाना चाहती है, इसीलिए ऐसे मुद्दों को उठा रही है। ऐसे में दोस्तों वहीं आपको बता दें, अयोध्या रेप केस को लेकर सीएम योगी का अखिलेश यादव पर तंज, कहा जंगल राज वाली पार्टी है वजह। बता दें, योगी जी ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी प्रमुख को निशाना बनाते हुए उनकी पार्टी को जंगल राज वाली पार्टी बता दिया है। सीएम योगी जी ने दावा करते हुए कहा है कि यूपी में सपा के शासनकाल में प्रदेश में भय का माहौल था, प्रदेश में लोग सूर्यास्त के बाद बाहर निकलने से बचते थे। योगी जी ने कहा कि उनकी सरकार के तहत ये क्षेत्र अब आतंकवाद, अराजकता और गुंडागर्दी से मुक्त है। जी हाँ, यानी कि समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए योगी जी ने ये बातें कही है। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपकी क्या निजी राय होने वाली है कमेंट में अवश्य लिखिएगा। तो वहीं आपको बता दें, असम में सरकारी नौकरी के लिए वहीं जन्म होना होगा जरूरी। जी हाँ, हिमंता सरकार ने नया कानून बनाने की बात कही है। लव जिहाद के आरोपी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। बता दें, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने रविवार को 3 बड़े ऐलान कर दिए। पहला ऐलान यह है कि जल्द ही असम में सरकारी नौकरी उन्हीं लोगों को मिलेगी जो असम में ही पैदा होंगे। दूसरा, लव जिहाद के मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। और तीसरा है, असम सरकार ने हिंदू और मुसलमानों के बीच जमीन की बिक्री के संबंध में भी फैसला लिया है। हालांकि सरकार इसे रोक नहीं सकती, लेकिन खरीद बिक्री से पहले मुख्यमंत्री की सहमति लेना बहुत जरूरी कर दिया गया है। शर्मा ने ये बातें बीजेपी
बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में कही है। दोस्तों वही बता दें, लोकसभा चुनाव के परिणामों पर उठे सवाल तो फूटा चुनाव आयोग का गुस्सा, कहा ये बदनाम करने की है साजिश। जी हाँ, चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव को बदनाम करने के प्रयासों को लेकर साफ शब्दों में प्रतिक्रिया दी है। रविवार को आयोग ने एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा है कि मानव जाति के इतिहास में अब तक हुए सबसे बड़े चुनाव को बदनाम करने के लिए एक झूठा अभियान चलाया जा रहा है। आयोग का ये बयान कांग्रेस पार्टी द्वारा हाल ही में किए गए दावों के बाद आया है, जिसमें कांग्रेस ने अंतिम मतदान प्रतिशत में वृद्धि को लेकर धांधली की आशंका जताई थी। वहीं आपको बता दें, यात्रियों की बड़ी टेंशन हो गई दूर, रेलवे स्टेशनों पर अब मिलेगी एक खास सुविधा। जी हां, रेलवे ने अपने यात्रियों की बड़ी टेंशन दूर कर दी। अब शहरों के रेलवे स्टेशनों के आरक्षण काउंटरों पर QR कोड से पेमेंट शुरू हो चुका है। इसी क्रम में झुंझुनू रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटरों पर QR कोड डिवाइस लगा दिए गए हैं। इनसे पेमेंट में भी लेना शुरू कर दिया गया है। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी क्राइस की ओर से ये डिवाइस लगाए गए हैं, जिनके जरिए यात्रियों को UPI के माध्यम से डिजिटल भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खुशखबरी भरी खबर थी। तो वहीं आपको बता दें, BSNL सिम खरीदने की मची होड़, सरकार ने सेट कर दी डेट, मोबाइल यूजर्स की बल्ले बल्ले। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से BSNL को लेकर एक बयान जारी किया गया है, जो मोबाइल यूजर्स पर चेहरे की खुशी लौटा देगी। दरअसल सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि BSNL के यूजर बेस में इजाफा दर्ज किया गया है। मतलब नई BSNL सिम खरीदने या फिर BSNL में सिम पोर्ट कराने की होड़ मच गई है। जबकि कुछ वक्त पहले तक हालात अलग थे। जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के रिचार्ज प्लान महंगे होने से पहले तक BSNL के यूजर बेस में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मतलब साफ है कि यूजर्स BSNL नेटवर्क की तरफ लौट आना शुरू कर दिया है। आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। अब ऐसे में दोस्तों, सरकार ने BSNL पर फोकस करना शुरू कर दिया है और इस BSNL के इंफ्रास्ट्रक्चर को नए सिरे से लगाने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोगों को अच्छी सुविधाएं दी जा सके। बहरहाल ये सभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलेगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।